हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीक्रेट आयुर्वेदा। हम देख रहे थे समास और समास में हमने शुरू किया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो पिछले वीडियो में हमने व्याधिकरण तत्पुरुष समास यानी कि जिसको हम विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहते हैं, ये हमने कंप्लीट किया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी क्या होता है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में भी समान विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे कि व्याधिकरण में हमने क्या देखा था कि दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में भी अलग अलग विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन समानाधिकरण में हम समान विभक्ति देखेंगे। ठीक है, इसके टोटल 5 प्रकार होते हैं, कर्मधारय, द्विगु, नय, उपपद और प्रादि। तो चलिए हर एक प्रकार को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला है कर्मधारय समास। इसमें क्या कहा गया है कि जब दो शब्द मिलकर एक ही वस्तु वर्णन कर रहे हो तो ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। उनमें से एक शब्द विशेषण और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। तो कर्मधारय समास में बेसिकली हम देखेंगे पूर्व पद और उत्तर पद में हमको विशेषण और विशेष्य दिखाई देगा। विशेषण यानी क्या होता है, एडजेक्टिव, और विशेष्य को ही हम बोलते हैं नाउन या फिर संज्ञा। ठीक है, तो कर्मधारय के टोटल 3 प्रकार हैं। गुणवाची कर्मधारय, जिसमें हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य क्या होता है और उसमें हमको कैसे चेंजेस करना है, और दूसरा रहेगा उपमान उपमेय, और तीसरा रहेगा मध्यम पदलोपी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गुणवाची कर्मधारय। इसमें देखिए विशेषण यानी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव होता है और विशेष्य मतलब होता है नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो विभक्ति विशेष्य की होती है वही विशेषण की भी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो विभक्ति कॉमन नाउन की रहेगी है ना, जो भी विभक्ति विशेष्य की रहेगी वही हमको सेम विशेषण की भी करनी रहती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, मधुर रसः। ठीक है, तो यहाँ पे जो रसः है ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ये सामान्य नाउन है ना। लेकिन मधुर क्या है, मेंशन किया गया उसमें भी कि कौन सा रस, मधुर रस, है ना। रस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या रस, मधुर रस, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मधुर ये क्या हो गया, वो विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो विभक्ति विशेष्य की होती है वही विभक्ति हमको विशेषण की भी करनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विशेष्य की जो विभक्ति वो क्या है, प्रथमा विभक्ति है, तो विशेषण की भी हम प्रथमा विभक्ति में चेंज करेंगे, जैसे कि मधुरः रसः। ठीक है, वैसे देखिए श्वेत पुष्पम तो आ जाएगा उसका श्वेतम पुष्पम, श्वेत पत्रिका श्वेता पत्रिका, एक कारणम एकम कारणम। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे उपमान उपमेय। तो उपमान मतलब क्या होता है कि जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाती है। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि उपमा देते हैं ना, किसी एक वस्तु या किसी चीज़ का दूसरे अन्य किसी वस्तु के साथ में तुलना करना, है ना, उसको हम बोलेंगे उपमान और उपमेय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जब हम विग्रह करते हैं तो उस टाइम पे हमको ईव और एव शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम ये कैसे करेंगे, ईव कब करेंगे, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या गुण की किसी अन्य से तुलना करनी हो तब ईव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका किसी और दूसरे से अगर हमको कंपैरिजन करना है तो हम ईव का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ही एव का कब करेंगे, जब किसी बात को प्रमाणित करने या बल देने की आवश्यकता हो तब एव का प्रयोग किया जाता है। कोई भी किसी बात पर हम जब जोर देते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, तो वो उसमें हमको एव में चेंज करना पड़ेगा, मीन्स एव शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे विद्या धनम, मतलब मैं विद्या धनम मतलब क्या होता है कि विद्या ही धन है। तो मैं यहाँ पे एक जोर दे रही हूँ ना इस बात कर कि भाई विद्या ही धन है, तो यहाँ पर चेंज कैसे होगा, फिर इसका विग्रह कैसे करेंगे हम, विद्या एव धनम। ठीक है, तो मतलब ऐसे जब उपमा देने वाले शब्द अगर आते हैं तो आप ध्यान में रखिए ये कि ये उपमान उपमेय कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ठीक है, वैसे दूसरा एग्जाम्पल है मेघ श्यामः, यानी कि जो बादल के समान काला है, श्याम यानी कि काला, तो वो हम यहाँ पे इसका क्या बोले कि बादल के समान काला है, के समान शब्द आया। ठीक है, यानी कि हम किसी एक वस्तु या किसी एक चीज़ का दूसरे के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ईव। तो वही यहाँ पे मैंने चेंज किया, मेघ ईव श्यामः। ठीक है, ये टेबल ध्यान में रखिए आप, जैसे कि
ईव शब्द कब इस्तेमाल करेंगे? के समान या फिर जैसा कि ये अर्थ समझ में आ रहा है आपको तब। तुलना करने के लिए अगर किसी का किसी चीज़ से तुलना कर रहे हैं तब हम ईव देखेंगे, या फिर किसी चीज़ पर जोर दिया जा रहा है तो जैसे कि ही ये शब्द आ रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको बोला विद्या ही धन है, तो ही आ रहा है ना यहाँ पे देखिए, तो वहाँ पर हमने एव शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय तत्पुरुष समास। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये द्विगु समास है? देखिए क्या होगा इसमें कि पूर्व पद में संख्या दिया रहेगा, संख्यावाचक शब्द रहेगा, नंबर्स रहेंगे, ठीक है, और उत्तर पद में कोई भी वस्तु, व्यक्ति या समूह का वर्णन रहेगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि संख्या दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो रहेगा द्विगु समास। ठीक है, और जब आप इस समास का विग्रह करेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का भी आपको षष्ठी बहुवचन, ठीक है, षष्ठी बहुवचन में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में अंत में समाहार लिखा जाता है और लास्ट में आपको समाहार लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, पंचकर्म। ठीक है, पंच क्या हो गया पूर्व पद में, ये संख्या है ना, पाँच, पंच यानी कि पाँच, तो ये संख्या हो गया, नंबर हो गया, और उत्तर पद में कर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि दोनों पद का जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों पद को हमको षष्ठी बहुवचन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि पंचानाम, कर्मणाम, और लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, समाहार, तो समाहारः लिखा। ठीक है, वैसे ही दूसरा दिया हुआ है त्रिफला, यानी कि त्रयाणाम फलानाम समाहारः। ठीक है, त्रिदेव का कैसे चेंज करेंगे, त्रयाणाम देवानाम समाहारः। ठीक है, अब द्विगु समास में कुछ एक्सेप्शन है। देखिए हमने क्या बोला था, पूर्व पद में संख्या और उत्तर पद में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या फिर समूह का वर्णन रहना, मतलब अगर वर्णन रहा तो हम उसको द्विगु समास कहेंगे करके। अब क्या होता है कि यदि पूर्व पद में संख्या है और उत्तर पद में नदी, मतलब कि कोई भी नदी का नाम दिए, गंगा, यमुना, है ना, कोई भी नदी का जब आपको नाम दिया रहेगा, वो मेंशन रहेगा, तो वो द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए, वरना आपको लगेगा कि भाई पूर्व पद में संख्या दिया है तो ये द्विगु समास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उत्तर पद भी देखना पड़ेगा। यदि उत्तर पद में कोई भी नदी का नाम दिया रहेगा और पूर्व पद में संख्या है तो वो द्विगु समास न होते हुए वो अव्ययी भाव समास रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको विग्रह करेंगे तो द्विगु के समान ही आपको इसको विग्रह करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, पंचगंगम, पंच यानी कि पाँच, और गंगम ये नदी का नाम है ना, गंगा नदी, है ना, तो यहाँ पर पूर्व पद संख्या आ गया और उत्तर पद नदी है, तो ये कौन सा समास रहेगा, ये अव्ययी भाव समास है। लेकिन जब अब इसको चेंज करेंगे तो द्विगु केस में जिस प्रकार से हमने किया था चेंज, वैसे ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, जैसे कि पंचानाम, गंगा नाम, समाहारः। ठीक है, षष्ठी बहुवचन में इसको मैंने चेंज किया और लास्ट में समाहार लिखा है। ओके, नेक्स्ट है नया तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद में आपको न शब्द दिया रहेगा या फिर अ या फिर अन दे के रहेगा, और उत्तर पद श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, मतलब देखिए कि अब ध्यान में रखिए, अगर पूर्व पद में आपको न दिख रहा है या फिर अ या फिर अन दिख रहा है तो आप समझ जाना कि ये नया तत्पुरुष समास है। बहुत ही ईजीली आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यदि उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ होता है तो समास होने पर न के स्थान पर अ हो जाता है, और यदि उत्तर पद स्वर से प्रारंभ हो तो समान होने पर न के स्थान पर अण हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ मैं ये, जैसे कि अयोग्य आपको शब्द दिया है तो मैंने आपको क्या बताया, अ रहा तो उसका आपको न में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अन रहा तो उसका न में चेंज करना है, या फिर न दे के रहा तो उसका अ और अन में चेंज करना है, और या फिर अन में रिस्पेक्टिवली आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है अयोग्य, कुछ नहीं तो उसको बस अ के जगह न लिख दो, न योग्य, है ना। कभी भी ध्यान रखना कि पूर्व पद में आपको नकारात्मक शब्द दिया रहेगा। ठीक है, अगर वो वैसा रहा तो नया तत्पुरुष समास है वो। ठीक है, दूसरा है अचलः, तो अ का चेंज किस में हो जाएगा, ना, तो न चलः। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न इच्छा, तो अब आप बोलोगे कि भाई मैं इसको क्या चेंज करूँ, अइच्छा लिखूँ या अनिच्छा लिखूँ, है ना, या डाउट आएगा आपको। तो देखिए मैंने यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि भाई यदि उत्तर पद जो शुरू हो रहा है वो स्वर से अगर शुरू हो रहा है तो आप उसमें अन का इस्तेमाल करेंगे, न के जगह पे आप अन लिखेंगे। अगर उत्तर पद जो है ये व्यंजन से स्टार्ट होगा तो आपको न के स्थान पर अ लिखना पड़ेगा।
ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, न इच्छा, तो ई जो क्या है ये स्वर है, तो उत्तर पद स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको न के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, अन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये अन प्लस इच्छा, तो ये ई इसमें मात्रा मिल जाएगी और ये बन जाएगा अनिच्छा। ठीक है, वैसे ही दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनादरः। ठीक है, तो यहाँ पे इसका चेंज आपको क्या करना पड़ेगा, न आदरः। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद में सुबंध या फिर नाम दिया रहेगा और उत्तर पद में क्रिया का वर्णन रहेगा। तो आप समझना कि अगर उत्तर पद में क्रिया दिया हुआ है तो वो है उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे कि कुछ क्रिया यहाँ पे मैंने लिखा है, कारः या फिर करः, इसका अर्थ होता है कि करना, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा करोति इति। ठीक है, या फिर दह या फिर दा, तो इसका अर्थ होता है कि देना, मतलब ददाति इति। न्यः यानी कि जानना, जानाति इति। पह यानी कि पीना, तो पीबती इति। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, पहले दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कृषित न्यः। न्यः यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिया है, यानी कि जानने की क्रिया हो रही है, तो इसका चेंज हम क्या करेंगे, कृषिम जानाति इति। जो पूर्व पद है इसको आपको द्वितीय विभक्ति में चेंज करना पड़ेगा। ओके, द्वितीय विभक्ति में आपको इसका चेंज करना पड़ेगा और ये बन जाएगा कृषिम जानाति इति। और जो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, तंत्रज्ञ यानी कि तंत्रम जानाति इति। जलदः, दह यानी क्या, देने की क्रिया, तो जलम ददाति इति। टीकाकारः, टीकाम करोति इति, करने की क्रिया हो रही है ना, कारः, तो करोति इति। ठीक है, टीकाम करोति इति। वैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है पादपः। ठीक है, पादपः का मतलब क्या होता है कि जो पैर से पानी पीता है। ठीक है, और पैर से पानी पीने वाला कौन सा होता है, वृक्ष होता है ना, वृक्ष पैर से पानी पीता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका चेंज हमने किस में किया, पादैहि पीबती इति। अब आप बोलोगे पादैहि क्यों किया, तो इसका मैंने तृतीय बहुवचन में कन्वर्ट किया है अकॉर्डिंग टू करण कारक। ठीक है, तो ये हो गया पादैहि पीबती इति। नेक्स्ट पांचवा जो तत्पुरुष है वो है प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद में उपसर्ग दिया रहेगा, जैसे कि प्र, परा, अप, सम, सु। अगर आपको उपसर्ग नहीं पता है तो उपसर्ग का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 21-22 उपसर्ग होते हैं, तो अगर उपसर्ग पूर्व पद में दिया है तो ये भी आ जाए इसमें। ये कौन सा तत्पुरुष समास रहेगा, प्रादि तत्पुरुष समास रहेगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखिए, प्राचार्य, इसका चेंज करना पड़ेगा आपको, प्रगतः आचार्य। कदन्नम, कुत्सितम अन्नम, अध्यस्ति, अधिकम अस्ति। प्रदुष्टिका, प्रकर्षेण दुष्टः। विषमः, विगतः समः, यस्मात् सः। ठीक है, एक हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास का जो सेकंड प्रकार था मध्यम पदलोपी, ये रह गया था। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आप ध्यान में रखिए। जैसे कि आयुर्वेदः, तो आयु विषयकः वेदः। दूसरा है अगध तंत्रम, अगध विषयकम तंत्रम। ठीक है, तीसरा है पक्वाशय गुदम, तो पक्वाशय समीपस्थम गुदम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुव्रीहि समास, तो बने रहिए आप हमारे साथ में सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद किया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।